हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश राजनीति के सामाजिक और आर्थिक आधार पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन में कैसी सामाजिक व्यवस्था है और कैसी आर्थिक व्यवस्था है। तो शुरुआत हम करते हैं ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था पे। तो सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा परिचय हो जाए। परिचय में तो शुरुआत थोड़ा सा परिचय। सामान्य व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों नाम है एक ही देश के, ध्यान रखना, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है। और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। यद्यपि नाम से वेल्स और स्कॉटलैंड का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश भी सम्मिलित हैं। किसी समय ये अलग अलग राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में ये ब्रिटेन के ही अंग बन गए। तो स्कॉटलैंड और वेल्स पहले दूसरे राज्य थे, लेकिन अब ब्रिटेन के ये हो गए हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तरी पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है, जिसका क्षेत्रफल ब्रिटिश का 2,44,000 कहा जाता है। जनसंख्या 6 करोड़, जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख, लगभग, ध्यान रखना, लगभग कही जा सकती है। इस प्रकार से ब्रिटेन के इस लघु आकार यानी छोटा सा आकार ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक शासन को सफल बनाया। यानी छोटा से देश होने के नाते जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल दृष्टि से भी छोटा है और विकसित बनाने में सफल रहा है। टापू है, चारों ओर समुद्र है, तो इसका ये एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया है। ब्रिटिश की सामाजिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख व्यवस्था इस प्रकार कही जा सकती है। यानी एकात्मक शासन, पहले बता दो, केंद्रीकरण या एकात्मक शासन दोनों एक ही है। यानी पूरी शक्ति केंद्र के पास। विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो भारत ने संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ, दोनों बातें अपनाई है, लेकिन ब्रिटेन ने सिर्फ एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। अब उनकी ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में पहला पॉइंट है ब्रिटिश की भौगोलिक स्थिति। यानी भौगोलिक स्थिति के कारण भी सामाजिक व्यवस्था कैसी हो सकती है। तो भौगोलिक स्थिति में ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने वहां के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ब्रिटेन बाहरी आक्रमण से सुरक्षित है। क्यों? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ, तो जैसे समुद्र न हो तो उसमें जहाज के द्वारा आक्रमण किया जाता है, लेकिन जहाज के द्वारा आक्रमण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैनिकों के युद्ध करने के समय उन्हें खाने पीने के वगैरह व्यवस्था होनी पड़ती है, तो इतना वो जहाज में कर नहीं सकते, इसलिए वो सुरक्षित कहा जा सकता है। तथा यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों को अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास से पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही ब्रिटेन प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहा है, और इससे न केवल वह आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है, वरन उसके विश्व के दूसरे देशों में से भी अपने साम्राज्य स्थापित किए। यानी हमारे देश को, भारत को भी उपनिवेशवाद बनाया था। वो शुरू में तो व्यापार के लिए आए थे और भारत की ढीली ढाली व्यवस्था देखी, तो फिर बाद में उपनिवेश बन के आए, फिर अपनी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि अमेरिका, भारत, सभी बड़े बड़े देशों को इन्होंने गुलाम बना के रखा है। तो उपनिवेशवादी नीति का अनुकरण किया। उपनिवेशवाद यानी कोई कम शक्तिशाली देश पर
अपना शासन स्थापित करता है और उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का शोषण करते हैं, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद आए, व्यापार के लिए आए और उपनिवेशवाद बन गए, शासन ऐसा कर दिया, पूरा शोषण भारत का कर दिया था। सोने के चिड़िया कही जाती भारत, जो पूरी तरह से शोषण उनका कर दिया था। दुनिया के इन विभिन्न देशों में ब्रिटेन ने अपनी सभ्यता व संस्कृति का व्यापक रूप से प्रचार किया था तथा आज भी इन देशों के साथ ब्रिटेन के बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब भी ब्रिटिश के हमारे भारत के संबंध है। कैसे संबंध? क्योंकि हम उससे आयात निर्यात करते हैं व्यवस्था, क्योंकि वो विकसित देश है तो हमारी जरूरत होती है। शांति व सुव्यवस्था के कारण ब्रिटिश की राजनीतिक व्यवस्था का भी निरंतर विकास हुआ है तथा ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो वो निरंकुश राजतंत्र में था। राजा लुईस वॉल्वे वगैरह सब अलग अलग जैसे आए थे देशों में, ऐसे ही उनका राजा का शासन था। लोगों ने अलग आते रहे, जैसे जैसे परंपरा चलती रही। फिर संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक हमारा भारत है, संवैधानिक लोकतंत्र, लेकिन यह है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र इसलिए कि संविधान है, संविधान तो अलिखित है, वहां लिखित नहीं है। उसमें मैग्ना कार्टा में कुछ बातें लिखी गई तो अलिखित संविधान है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र यानी कुछ बातें परंपरा से आ रही है वो लोग अपना रहे। और राजतंत्र इसलिए पूरी तरह लोकतंत्र नहीं, पूरी तरीके से राजतंत्र, क्योंकि उन्होंने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है ब्रिटेन ने। तो वहां पे राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक स्थिति निभाता है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति को वंशानुगत चुना जाता है। राजा की पीढ़ी के जो राजा है उनका बेटा वापस राजा बनेगा, उनको सम्राट कहते हैं। तो सम्राट वो ही राष्ट्रपति बनेगा, उनका बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बेटा ही बनेगा, चुनाव नहीं होते। इसलिए ब्रिटिश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र कहा जा सकता है, लेकिन संसदात्मक अपना ही है, इसलिए वो नाम मात्र का है। वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री करता है, उनके नाम से सारे कार्य होते हैं, इसलिए वो निरंकुश नहीं हो सकता। हाँ, अगर अध्यक्षात्मक अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक होता तो ये बिल्कुल निरंकुश वापस हो सकता था, लेकिन ब्रिटिश ने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई और राष्ट्रपति वंशानुगत द्वारा चुना जाता था। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र रूप से विकास हुआ तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गहन निष्ठा उत्पन्न हुई। यानी लोग अपने परंपरा जो बातें आ रही है उनको स्वीकारा और आज भी स्वीकार कर रहे। उनके वहां जो भी वहां दो दल ही है, दो दल हैं, तो एक पक्ष की भूमिका निभाता है, एक विपक्ष की, यानी एक सरकार चलाता है, दूसरा भूमिका विपक्ष की निभाता है। तो वो कार्य अच्छे कर दे, उनको पता है कि जनता के हित के लिए कार्य करना। क्यों? क्योंकि जनता के हित के कार्य नहीं करेंगे तो विपक्ष वापस आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत है, बाकी वोट वैसे हमारे तरह प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के होते हैं। तो लोग उनके भावनाओं से भरे हुए सांस्कृतिक रूप से उनका मूल्यांकन या निष्ठा से कार्य करते हैं, इसलिए लोग उनको सरकार पर भरोसा है कि सरकार हमारा अच्छा ही करे, सरकार हमारे हित के कार्य करेंगे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो विपक्ष को नहीं करेंगे ऐसे कार्य तो विपक्ष को चुना जाएगा। इसलिए लोग वहां निष्ठावान और अपने संस्कृति के मूल्य को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है सुसंस्कृत समाज। सुसंस्कृत समाज यानी ब्रिटिश के लोग भी ऐसे सुसंस्कृत, तभी इतना विकसित भी हुआ और सामाजिक व्यवस्था उनकी अच्छी है। ब्रिटिश समाज एक सुसंस्कृत समाज है। ब्रिटिश के लोग अपनी प्राचीन भावनाओं, संस्थाओं, अभिसमयों यानी परंपरा से जो चली आ रहे हैं उनको अपना रहे। नेताओं और अपने परंपरागत मूल्यों के प्रति असीम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। जैसे कि परंपरा से जो बातें आ रही वो स्वीकार करते हैं, उनको पता है कि सरकार हमारा अच्छा कार्य करेगी
वो सिर्फ अपने कामों में लग दी, वोट के समय वोट दे देते हैं। एक मजदूर दल और एक व्यापारी दल, दो दल है, तो दोनों कभी व्यापारी दल आ जाता है, कभी मजदूर दल आ जाता है। अधिकतर ब्रिटिश नागरिक श्रेष्ठतम चारित्रिक गुणों से युक्त है, यानी उनका चरित्र भी अच्छा, देश के प्रति वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते, वो पूरे समाज के लिए सोचते हैं। फिर भी आज ब्रिटेन के लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, परंतु फिर भी वे सहनशील व संतुष्ट दिखाई देते हैं। हमारी तरह भारत की तरह इतनी गरीबी नहीं है, लेकिन विकसित देश है, तो इसका मतलब नहीं है कि गरीब वहां है ही नहीं। गरीब वगैरह बेरोजगारी होगी, लेकिन अमीर रहेगा, लेकिन इतनी हमारी तरह इतना गरीब नहीं कहा गया। हमारे यहाँ गरीबों की संख्या ज्यादा है और अमीरों की कम, वहां पे अमीरों की संख्या ज्यादा है और गरीबों की कम है, इसलिए वो विकसित देश है। कोई भी व्यक्ति नेताओं के बहकावे में आकर क्रांति व हिंसा की बात नहीं करता, यानी नेता कोई भड़का भी दे कोई विपक्ष के, फिर भी वो क्रांति नहीं करते, क्योंकि उनको विश्वास है कि वो सुसंस्कृति वाले समाज है, कि उनकी संस्कृति है और सरकार हमारे अच्छे से हमारे अच्छे कार्य करेंगे, हमारे हित के लिए कार्य करेंगे, इसलिए वो सरकार पर भरोसा करने वाली है और क्रांति के खिलाफ कभी नहीं जाती, क्योंकि उनकी मांग होती है वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह को सम्राट के प्रति विद्रोह मानते हैं, यानी कि सामाजिक व्यवस्था का क्रांति समझे तो वो ऐसा समझते कि सामाजिक व्यवस्था की क्रांति की तो हमारे राजा, हमारे सम्राट, उनके प्रति हम विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए वो क्रांति नहीं करे। वो समाज राजा के प्रति इतनी सहनशीलता और इतने आदर भाव रखते हैं कि घर के परिवार की तरह राजा को रखते हैं, उनको इतना भगवान की तरह सम्मान देते हैं, इसलिए वो कभी क्रांति नहीं करते, उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। वे अपनी परंपराओं एवं संस्थाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों की इन चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर वर्षों पहले वॉल्टर केजॉर्ज ने ब्रिटिश के समाज को एक सम्मानित समाज की संज्ञा प्रदान की, यानी वॉल्टर केजॉर्ज ने कहा है कि ऐसा समाज किसी देश में नहीं है जो इतना आदर भाव, इतना राजा के प्रति सम्मान भाव और जो सरकार चला रही है उनके पर विश्वास, ऐसी भावना रखते हैं, ऐसा समाज किसी ने नहीं देखा। तो ब्रिटिश की सामाजिक व्यवस्था इसलिए अच्छी है कि सुसंस्कृत समाज है। तीसरा पॉइंट है परंपरा प्रिय अनुदार समाज, यानी परंपरा से जो बातें आ रही वो उनको प्रिय लग रही, वो हटाने की कोशिश नहीं कर रही। ब्रिटिश समाज प्रमुख रूप से अनुदार समाज है। ब्रिटिश के लोग अपने देश की परंपराओं, प्राचीन संस्थाओं, अभिसमयों और परंपरागत मूल्यों के प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं तथा उसके किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन नहीं करते। वे एडमंड बर्क के इन विचारों का समर्थन करते हैं कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके इन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। ब्रिटेन के लोग परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, परंतु वे इस प्रकार के क्रमिक परिवर्तन को चाहते हैं कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूर्ण रूप से नष्ट न किया जाए। जैसे परंपरा से बातें आ रही पूरी तरीके से ना हटाई जाए, जो रूढ़िवादी है परंपरा उनको हटा दी जाए और अच्छी अच्छी बातें रखा जाए। पूरी तरीके से राजनीतिक ढांचे को नहीं हटाया जाए, जैसे राजनीतिक ढांचा है वैसे ही रखा जाए कि राजा का शासन होना चाहिए, वो नाम मात्र का है तो राजा हमारे सम्मान के लिए होना चाहिए, उनके वंश ही हमारे राजा है, वो ही बनेंगे, बाकी राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा। तो वो अनुदार जैसे परंपरा से आ रही उनको
महत्व दे रहे हैं और मान रहे हैं, तो पूरी तरीके से वो नष्ट नहीं किया जाए। इस प्रकार वह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के लोग किसी मूलभूत और आकस्मिक परिवर्तन के समर्थक नहीं है। परिवर्तन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने के वो प्रबल विरोधी है। वे क्रमिक परिवर्तन चाहते हैं। क्रमिक यानी यदि वे क्रांति चाहते हैं तो गौरवपूर्ण क्रांति। कब हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति? 1688 गौरवपूर्ण क्रांति। ब्रिटिश के लोग बार बार किसी को बदलना नहीं चाहते, वो गौरवपूर्ण क्रांति चाहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति कैसे? कि उनके लोकतंत्र से, सॉरी राजतंत्र से, लोकतंत्र की ओर निरंकुश, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा, संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ा ब्रिटिश। लेकिन कोई खून खराबा नहीं हुआ, न क्रांति हुई, किसी की जान नहीं गई, और लोगों के गौरवपूर्ण क्रांति उससे, इसलिए उनको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है कि बिना खून खराबे के, बिना कोई अत्याचार, बिना कोई शोषण, किसी लड़ाई झगड़े के ये परिवर्तित हुआ। क्या? निरंकुश शासक से संवैधानिक राजतंत्र, ऐसे वो परिवर्तित हुआ, लेकिन कोई खून खराबा नहीं। हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, ऐसे क्रांति कर करके फिर जाके हमने आजादी पाई। लेकिन वहां पे निरंकुशता, बड़े शांति से निरंकुशतावाद हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, तो उसको कहेंगे गौरवपूर्ण क्रांति। यानी कोई भी चीजें बदली जाए शासन के प्रति या लोगों के प्रति कोई बदली जाए तो शांतिपूर्ण से ये क्रांति होनी चाहिए, इसलिए इनको वो गौरवपूर्ण क्रांति चाहते हैं, जिसमें राजतंत्र से लोकतंत्र और प्रस्थान शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुआ। यानी गौरवपूर्ण क्रांति में राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, और अब लोकतंत्र और राजतंत्र का थोड़ा मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप भी वो ऐसा है कि सिर्फ राष्ट्रपति नाम मात्र का उनका वंशानुगत चलता है, बाकी सब लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटों में भाग लेते हैं, और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और प्रधानमंत्री हित के उनके कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने परंपरा प्रिय अनुदान इसलिए है कि परंपरा से जो बातें आ रही वही रखे और रूढ़िवादी को हटा दी जाए, अच्छी बातें रखी जाए, और जो हटा दी जाए वो गौरवपूर्ण क्रांति की तरह हो, कोई भी इसमें लड़ाई झगड़ा या खून खराबा न हो। चौथा है जातीय एकता की भावना। ब्रिटिश में जातीय एकता की भावना को अपनाया है। कैसे अपनाया है? इस प्रकार से ब्रिटिश के लोगों में जातीय एकता की भावना बहुत सुदृढ़ है। विश्व के बहुत कम देशों में इस प्रकार की एकता दिखाई देती है। जैसे कि ब्रिटेन के लोगों में ब्रिटिश समाज की इस सजातीयता के कारण ही ब्रिटिश के राजनीतिक जीवन के संबंध में भी समानता दिखाई देती है। ब्रिटेन में इस जातिगत एकता का प्रमुख कारण यह है कि अनेक भागों में विभाजित है। विभाजित होने के बाद भी, यानी ये जातीय एकता के कारण ब्रिटिश अनेक भागों में विभाजित होने के बाद भी ब्रिटिश की अधिकांश जनता इंग्लैंड में ही रहते हैं। इंग्लैंड उनकी राजधानी है और राज्य इंग्लैंड में ही रहता है, तथा प्रमुख रूप से महानगरों में रहती है। इंग्लैंड में गांवों एवं कस्बों में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कुल मिलाकर जनसंख्या के केवल 2% भाग ही खेती, मछली पालन या वन उद्योग जैसे कार्यों में लगा हुआ है। इससे इस लोगों का कोई अलग वर्ग नहीं बन पाया, जैसा कि पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व के अन्य लोगों की तुलना में ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर संगठन समूह का अभाव है। कहने का मतलब वहां पे बहुत कम खेती, हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी पहले कृषि, भारत जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि ज्यादा से लोग कृषि करते हैं, मछली पालन और
मछली पालन, खेती करना और श्रमिक, ये बहुत कम लोगों में, कम संख्या में कहे जा सकते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि उनके वो यूनियन नहीं बन सकता और वो अपने गांव में ही मस्त है, कस्बे में मस्त है। और ज्यादातर लोग सिटी में रहते हैं यानी शहर में रहते हैं, तो शहर में वो विकास करते रहते हैं। कोई प्राइवेट में भी उनके बहुत मतलब रोजगार वगैरह मिल ही जाता है, और जो कस्बे में रहते हैं वो वहीं बसना चाहते हैं, तो उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या कम है तो उनका भी सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि खेती करने वाले कम है, तो उनके जो भी खेती कर रहे जल्दी से बिक जाते होंगे। जो भी धान अनाज जो भी खेती करते हैं जिन चीजों का तो जल्दी से वो लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं तो उनको ज्यादा पैसे दे देते हैं और उनकी स्थिति भी सही रहती है। और वहां पे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योग ये सब चलते हैं, तो लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो शहरी क्षेत्र में लोग ज्यादा अब अपने काम से फुर्सत नहीं होता, वो अपने कार्य करते ही रहते हैं। इस तरीके से जातीय एकता की भावना भी उसमें पाई जाती है। आगे हम ब्रिटिश प्रशासन में आगे हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, धर्म प्रधान समाज। तो ये हम बच्चों कल पढ़ेंगे, धर्म या धर्म प्रधान। ब्रिटिश की सामाजिक व्यवस्था में 3 पॉइंट और है, धर्म प्रधान समाज, प्रवासियों की समस्या और ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग। ठीक है बच्चों, बाय।